लेते हैं। देखो, हमने कल के क्लास में ये टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस कर रखा था और बोले थे स्टार्ट यहीं से करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था कि ये प्रोजेक्टाइल होता है ये हवा में कितने देर तक रहता है, ये टाइम कहलाता था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको दो तरह से हमने कल कैलकुलेट किया था। इसके दो फॉर्मूले हमने निकाल रखे थे दो मोशन के बेसिस पे। अगर आप वर्टिकल मोशन की बात करो, ठीक है, हमने कहा कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाने हो, बात नहीं करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन बनाना हो या प्रोजेक्टाइल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आपको बनाने हैं इसकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली मतलब एक खुद के लिए और एक खुद के होने वाले के लिए, मतलब एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, है ना। दो तरह के मोशन होंगे और दोनों मोशन में आपको सारी चीजें पता कर लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सब आपको कैलकुलेट कर लेना है। फिर जब जो मौका मिले, जिसको पुट करने का मन करे, आप उसके बेसिस पे पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी Vy लिखते हैं, जो कि आपको पता था कि ये जो u होता है, ये u अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे होगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा u cos थीटा, ये हम लोग बात कर चुके हैं, और एक होता था u sin थीटा। इसी u cos थीटा को ux कहा जाता है और इसी u sin थीटा को uy कहा जाता है। आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल मतलब ये वाला मोशन, y के अलोंग मोशन वर्टिकल मोशन कहलाता है। इसके अलोंग वाली जो भी वेलोसिटी होगी ये uy होगी, आप uy याद रखिए या u sin थीटा बोले, एक ही बात है। और वर्टिकल में ही हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, यानी ay हमारे पास होगा, g डिपेंड करेगा कि मोशन अपवर्ड है तो g नेगेटिव होगा, मोशन डाउनवर्ड है तो g पॉजिटिव होगा। ये आपको पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अगली बात uy ay आ गई। अगर हम डिस्टेंस इन y की बात करेंगे तो ये आप सिंपली y भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आ गई फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। इस तरह से पूरी कहानी इसकी बनानी है। फिर हमने कहा है कि भाई ux कर लो, u cos थीटा, ax, इस केस में आपके पास ax 0 होगा। हमेशा ax 0 होता है, जब भी प्रोजेक्टाइल होगा तो ax आपको हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन मिलेगा ही नहीं, तो ax 0 हो जाएगा। x की बात करें, इसे आप सिंपली x मान लीजिए और फिर vx आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि जनरली होता था u cos थीटा के बराबर भी कैलकुलेशन की बेसिस पे। हम लोगों को ये टाइम पता करना है, ये कंप्लीट टाइम, ये टाइम हमें यहाँ पे पता करना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट चला और हॉरिजॉन्टल में चलने के बाद यहाँ तक पहुँचा, तो ये कंप्लीट टाइम रहा हवा में, ये कंप्लीट टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइम पे आने के बाद क्या होता है, आपके पास वर्टिकल में कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो वर्टिकल डिस्टेंस 0 हो गया। इस पॉइंट पे आने के पास आपको इस पॉइंट पे y कितना होगा, 0। आप ही बताओ, x का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा लेकिन y तो 0 होगा। हम लोग चाहें तो ये वाला भी पुट कर सकते हैं कि आप लगा लीजिए क्या, sy इक्वल टू ut। देखो s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप sy वाली बात कर रहे हैं, अगर y वाला डिस्टेंस आप ले रहे हो तो y वाली इनिशियल वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी। टाइम तो रहने देते हैं अभी, हाफ एक्सेलरेशन भी आपको y वाला लेना पड़ेगा, ये टाइम है। अब बोलो, इस पॉइंट पे जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसका हवा में कितनी देर ये रहा है वो पूरा समय टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप y बराबर 0 पुट कर देते हो, मतलब sy का वैल्यू अगर आप 0 कर देते हो, तो ये वो जो t दिख रहा है आपको, ये t कौन सा t देगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला t देगा। आप इसको 0 अगर जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे ये 0 होगा, और ये uy के प्लेस पे क्या रखोगे, u sin थीटा। बोलोगे सर यहाँ पे uy 0 होगा, यहाँ पे uy 0 नहीं होगा भाई। इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, आपके पास इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये होगा u, और इधर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा, आई बात समझ में, और एक होगा आपका u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हमेशा बने रहेंगे इस पॉइंट पे भी, नेगेटिव में,
ठीक है, तो ये नेगेटिव में u साइन थीटा रहेगा। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे u साइन थीटा और ये t आ जाएगा है बाबू माइनस u साइन थीटा, नहीं होगा, माइनस u साइन थीटा होगा ना, माइनस u साइन थीटा होगा और प्लस हाफ ay। अब बताओ ay का वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसके लिए वैल्यू क्या पुट करिएगा, वैल्यू डाउनवर्ड मोशन, यहाँ पे मोशन की टेंडेंसी डाउनवर्ड की होगी तो जी सपोर्ट करेगा, जी पॉजिटिव लगेगा, तो जी ए वाई का वैल्यू जी लगेगा क्या, पॉजिटिव वाला लगेगा, और टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू साइन थीटा, ये कल आ चुका है, हम लोग लिख चुके हैं, रिकैप कर रहे थे, यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। टी से एक टी खत्म, एक टी बचा। जैसे ही इस टी को आप चाहो तो आराम से क्या लिख सकते हो, टी इक्वल टू ये 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाइड में 2u साइन थीटा बाय जी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी। यहाँ तक शायद आपने कल नोट कर लिया था, यहाँ तक नोट करने लायक कुछ है नहीं, ये हम लोग कल नोट करवा चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट, जब हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचते थे मैक्सिमम हाइट पे, हमारे पास ये वाला टाइम आता था, टाइम ऑफ एसेंट कहलाता था, बोलो। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ये टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ एसेंट को माइनस कर दोगे तो टाइम ऑफ डिसेंट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो देखना टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम आएगा। इसे साफ करें, चलो। तो ये चीजें लिखनी नहीं थी आपको, कल हम लोगों ने ये लिख लिया था। अगला पॉइंट होगा टाइम ऑफ डिसेंट का। लगाएंगे हेडिंग टाइम ऑफ डिसेंट। पॉइंट नंबर 6 होगा क्या, 6 पॉइंट, टाइम ऑफ डिसेंट। TEDSCENT, टाइम ऑफ डिसेंट है, TESC होगा, ENT स्पेलिंग ठीक लग रहा है, चलो छोड़ो। TD शॉर्ट में से TD करते हैं। ये टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, गिरने का समय, कितना टाइम लेगा ये गिरने में, उसे कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट। गिरने मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्टाइल है आपका, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक तो उठ ही रहा है, लेकिन इसके बाद ये गिरना स्टार्ट किया, तो ये वाला जो टाइम होगा, जिस टाइम में ये वापस जहाँ से चला वहाँ पहुँचता है, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक के आने का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, सुनो बाबू, टाइम ऑफ डिसेंट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल टाइम में से यहाँ तक आने में जितना समय लगा है उसे अगर माइनस कर दोगे तब भी तो ये आ जाएगा। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते थे, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम सीधा कर रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो बराबर होता है किसके, टाइम ऑफ एसेंट के प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के, ये बराबर होता है। और यहां से अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट को टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, नहीं तो टाइम ऑफ डिसेंट को आप TD से डिनोट करें अगर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से, और टाइम ऑफ एसेंट TA था हमारे पास। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, अभी जस्ट, छापो नहीं पहले समझो, अभी जस्ट T का फॉर्मूला किए हैं, 2u साइन थीटा बाय जी बोले थे, तो 2u साइन थीटा बाय जी। और टाइम ऑफ एसेंट आपको पहले भी हम बता चुके हैं, u बाय a या u साइन थीटा बाय जी, u साइन थीटा बाय जी। अब बोलो 2u साइन थीटा बाय जी में से एक u साइन थीटा बाय जी माइनस करोगे तो एक u साइन थीटा जी बचेगा ना, तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाय जी। यहाँ से देखने से आपको ये एकदम बिल्कुल पता चल गया
कि टाइम ऑफ, यहाँ से ये चीजें हमने क्या ऑब्जर्व करी कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। क्यों बार बार दो फॉर्मूला याद रखें, दिखी गया। ये हमने किसका फॉर्मूला पुट किया है, टाइम ऑफ एसेंट का, और टाइम ऑफ डिसेंट। देखो टाइम ऑफ एसेंट का जो फॉर्मूला था, क्या वही फॉर्मूला टाइम ऑफ एसेंट के लिए, डिसेंट के लिए भी आया है। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आराम से नोट करके रख लेनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, जहां पे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होगा। आई बात समझ में, बोलो। और टाइम ऑफ एस और दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, और वो आराम से आप या तो u बाय जी याद रखिए या u साइन थीटा बाय जी याद रखिए, ये हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर आपको ये भी याद है तो आराम से t बराबर आप कह सकते हैं u साइन थीटा बाय जी प्लस u साइन थीटा बाय जी, इन शॉर्ट 2u साइन थीटा बाय जी। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक याद रहा सारा याद हो जाएगा। नोट करिए। मैक्सिमम हाइट का हमेशा मतलब ये होगा कि आपने जो प्रोजेक्टाइल बना रखा है या पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कहेंगे। जनरली ये क्या होगा, y में ही डिस्टेंस होता है, लेकिन y मैक्स का वैल्यू ये देगा तुम्हें, ये y मैक्स का वैल्यू आएगा। y में मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स से आप इसे डिनोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल वाला इक्वेशन कुछ लिख लेते हैं। आइए वर्टिकल इक्वेशन की बात करें। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी जो कि होता था u साइन थीटा। बोलो, वर्टिकल एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा जो कि होगा g के बराबर। आई बात समझ में। उसके बाद इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, हमने आपको ये कल बता रखा था कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी कौन सी वाली, वर्टिकल वाली, वो जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वाली जीरो हो जाती है। आई बात समझ में। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, जी वाई बराबर जीरो। 3 इक्वेशन काफी है, और अगर आप चाहो तो यहां से यहां तक का टाइम आप टाइम ऑफ एसेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें तीनों से ही ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन जी स्क्वायर इक्वल टू, आए बाबू, हाँ अब बताओ जी यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो जी डाउनवर्ड लगेगा, जी नेगेटिव होगा। ये साधारण बात है, जी प्लस माइनस आप लोग देख लेना, हम बता रखे हैं कैसे कब क्या लेना है। आपको एक इक्वेशन पता होगा, छापो नहीं, छापने के लिए समय देंगे, पहले समझो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इससे s आता था ना, s क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो ये s आता था। ये इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग अभी। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो सीधा v को लिखेंगे वी वाई का स्क्वायर, u को लिखोगे यू वाई का स्क्वायर प्लस 2, a को ए वाई लिखिएगा और s को यहाँ पे क्या लिखिएगा, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। बोलो, तो v का वैल्यू तो जीरो है ना, ये तो सीधा जीरो हो गया। अब बताओ ए वाई का वैल्यू क्या पुट करोगे, ये हो गया आपका जीरो। यू वाई का, देखो यू वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, सीधा लिख दें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ए वाई का वैल्यू माइनस जी होगा और एच। बोलो कोई दिक्कत, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। पहले इसे छापो, फिर बात करेंगे इस पे हम लोग। इससे पहले जब हम लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ रहे थे, मोशन स्ट्रेट लाइन में, उसमें एक इक्वेशन हम आपको बोले थे कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल का याद रखिए फॉर्मूला, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। कुछ याद आ रहा है, 2a, यू स्क्वायर बाय 2a या यू स्क्वायर बाय 2g। आपको क्या बोले, आप यही मात्र यही याद रखो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, u का u रहने देते हैं और ये u साइन थीटा है, यू वाई लिख दें इसे, ये यू वाई का स्क्वायर है और बाय 2ay, या तो u स्क्वायर बाय 2a तो है ही ना, y वाला u लिए हैं तो y वाला a होगा। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। आई बात समझ में।
तो आप इसके बगल में इसे ऐसे लिख लीजिए, याद रहेगा। कोशिश करना है कि इसी फॉर्मेट में याद रखो तो बढ़िया है, अदरवाइज टोटल फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो इधर साफ करते हैं ये वाला। ये रहेगी मैक्सिमम हाइट। आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम हाइट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू होती है ना, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए होगा, या टाइम ऑफ एसेंट जहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन होता है मैक्सिमम हाइट का, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड हो चुका। अब वर्टिकल में ये और ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी खत्म हो चुकी है वर्टिकल वाली। समझ पाए? चलिए, अब एक टर्म और बचा है, रेंज, जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। सिंपली आप उसे रेंज भी कह सकते हैं। बस छोटे छोटे टर्म्स हैं जो समझने हैं, मेन तो काम हमें इसके फॉर्मूले पे करना है। पॉइंट नंबर 8 होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो ये रेंज जो होता है ना, आप सिंपली रेंज कहो या हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये हम लोग रेंज के टर्म में बताते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, आप सिंपली इसे रेंज भी कह सकते हैं। आर से डिनोट करेंगे इसे। ये होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये होता क्या है, आइए जरा इसे देखें। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्टाइल करवाया और इस प्रोजेक्टाइल में ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो ये जो टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस हमारा रेंज कहलाएगा। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कराया है। क्लियर है? और इस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, याद होगा आपको, टोटल टाइम कहलाता है वो, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या क्या चीजें हमारे साथ होगी, आइए जरा उसे ऑब्जर्व करें। मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो सारी कहानी हॉरिजॉन्टल वाली ले लेते हैं हम लोग बढ़िया से। चलो, तो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आप कंसीडर कर रहे हो, जरूरत के हिसाब से हम लोग अपने मोशन को बताएंगे। आपको कैरी दोनों करना है, लेकिन कहाँ पे कौन सा लगाना है ये तुम्हारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। दोनों में से कोई भी लगाओगे कहानी एक ही आएगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहे हो, इस केस में क्या होगा, यू एक्स वाला लोगे, क्योंकि आप मतलब मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन जा रहे हो, तो सारी चीजें आपको एक्स वाली लेनी है क्या। और यू एक्स आपको पता होगा कि यू एक्स होता कितना है, यू कॉस थीटा, ये हम पहले बता चुके हैं। ए एक्स तो आपके पास होगा ही नहीं क्योंकि ए एक्स 0 होगा। आई बात समझ में? ए एक्स यहाँ पे आपके पास होगा नहीं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एक्स हो गया। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम आप यूज करना चाहते हो, ये कौन सा टी यूज करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो कि होता था, याद होगा, अभी जस्ट आपको याद करवाए थे, 2u साइन थीटा बाय जी। याद आ रहा है? या 2u बाय जी या 2u बाय ए, याद है ये? बिल्कुल, पुट कर दे इसे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से ऐसा आ जाएगा। बोलो, देखो सीधा पुट कर देते हैं, x इक्वल टू ut ux टाइम। अब देखो एक बात बताओ, चलो ये t रहने देते हैं अभी, ut प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। रुको जरा, ये फॉर्मूला तो हमने x का पुट कर दिया। अब अगर इस x को तुम रेंज बनाना, देखो ये x का नॉर्मल फॉर्मूला है, अगर इस x को तुम रेंज बनाना चाहते हो तो इस टाइम की जगह पे तुम्हें कौन सा टाइम यूज करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तभी तो आप यहां से यहां तक पहुंच पाओगे। बीच वाला कोई टाइम लोगे तो बीच वाला कोई x आएगा, यहाँ वाला तक का टाइम लोगे तो यहाँ वाला तक का x आएगा। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा रेंज आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम ले लीजिए आप, जो कि टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। क्लियर है? तो आप आराम से इसे, अगर आप r लिखना चाहते हो, मतलब इस x को अगर आप रेंज बनाना चाहते हैं, तो ux का वैल्यू कितना है,
u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट ले लीजिए। ये वाला टर्म आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ax आपके पास है ही नहीं, तो ये वाला टर्म ऐसे भी चला गया। t को रिप्लेस कर दें t के फॉर्मूले से। t का फॉर्मूला क्या होगा? 2u sin थीटा बाय g। आप अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो जरा, u से u स्क्वायर बन जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। रुको जरा, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है ये ट्रिगोनोमेट्री का, 2u साइन थीटा बाय कॉस। देखो ये फॉर्मूला कहीं पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है, बोलो बोलो, साइन 2 थीटा बाय, हाँ ये साइन 2 थीटा होता है डायरेक्ट। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा देखो तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है आपको? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है? आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में याद रखो तो आप इसे आराम से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को सीधा साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। नोट करिए पहले इसे। अब देखो अभी अभी जस्ट हमने सीखा है कि रेंज जो हुआ वो किसके बराबर हो गया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g के। अब ये रेंज किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान दो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ। अब बताओ, अगर मान लो तुम u फिक्स कर दिए, g तो ऑलरेडी फिक्स है, तो अब थीटा पे नहीं, हमारा r किस पे डिपेंड करेगा? थीटा के वैल्यू पे। अगर हम चाहते हैं कि r मैक्सिमम हो, ये तभी पॉसिबल है जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। नहीं फॉर r मैक्सिमम, कोई छापोगे नहीं, समझोगे। r मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? r मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मतलब 2 थीटा या थीटा समझो का वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा कितना होता है? 1, सबसे ज्यादा 1 होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये 1, बताओ साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90, या थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। पहले छापो फिर बताते हैं क्या हुआ है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पार्टिकल को ना, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अगर आप 45 डिग्री की एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, किसी भी पार्टिकल को अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे ना, वो सबसे दूर तलक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो रेंज क्या बनाएगा? मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पार्टिकल को इस तरह से फेंकें कि वो प्रोजेक्टाइल भी बनाए और ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए, तो उस पार्टिकल को आपको किस एंगल पे फेंकना है? 45 एंगल पे फेंकोगे ना, 45 एंगल से अगर आप पार्टिकल को फेंकते हो, वो सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। आपको बिलीव नहीं होता, आप चेक कर लेना फेंक के, देखो ना। अब बोलोगे सर हम u बढ़ा दें, तो भाई u चेंज करोगे तब तो और दूर तक जाएगा ना। फॉर कांस्टेंट u, जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट 2 गेंद है, 1 kg 1 kg का, आपको भी फेंकना है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है? प्रोजेक्टाइल वो शो करे और दूसरा आदमी भी उसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंके, तो बताओ कौन से आदमी का फेंका हुआ गेंद ज्यादा दूर तक जाएगा? जो 45 डिग्री के कोण से फेंका है, उससे कम से फेंकोगे तब भी उतना दूर तक नहीं जा पाएगा, उससे ज्यादा से फेंकोगे एंगल, वेलोसिटी भी चेंज करोगे तो फिर ये डाटा में u भी तो चेंज हो जाएगा। फॉर कांस्टेंट u कांस्टेंट के लिए थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रेंज के लिए कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, 90 नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? 90 अगर होगा तो रेंज इसका 0 हो जाएगा। देखो ना, इसका मतलब हुआ कि ऊपर आपने फेंका और वो नीचे सीधा नीचे गिरा है। क्लियर है? तो अगर आप 90 करोगे तो वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन तो उस केस में बताओ, अगर साइन 90, देखो ना ये तब 45 हो जाएगा। ओहो हो, तो थीटा तुम्हारा 45 आ जाएगा। अगर आपने थीटा 90 रखा, 180 आएगा और 180 आ जाएगा, और 180 रिजल्ट आपका क्या कर देगा? नेगेटिव, मतलब ऐसे भी एग्जिस्ट 180 का 1 होता है।
तो रेंज पूरी मैक्सिमम आएगा उस केस में। 180 पे फेंकोगे कैसे? अच्छा 180 पे तो फिर फेंकोगे कैसे? ऐसा थोड़ी होता है प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा, मतलब एक सुटेबल प्रोजेक्टाइल होना चाहिए तुम्हारा। हाँ तो फिर रेंज उधर मैक्सिमम बन जाएगा, अपोजिट रेंज मैक्सिमम बन जाएगा ऐसे। खैर जो भी मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल का कितना होना जरूरी है? 45। 45 पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। क्लियर है? समझ पाए? एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो भी कर ही लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेजेक्ट्री पे चलेंगे। इसका लास्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन, फिर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इसका। अब देखो हम चाहते हैं, अब तुम बोलोगे कि सर हम चाहते हैं दो प्रोजेक्टाइल बनाना, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से, और दोनों का रेंज सेम हो। तुम ही बोलो फॉर सेम रेंज सेम हो बट वेलोसिटी अलग अलग हो, u1 और u2 बराबर ना हो। इसका क्या मतलब है पहले समझ लो बाबू। हम चाहते हैं दो प्रोजेक्टाइल करवाना, समझो। हम यहां पे चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसा हो जिसको हमने प्रोजेक्ट किया u1 और मान लो θ1 के एंगल से, ये मान लो r1 बनाया, एक रेंज बनाया, ठीक है। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, समझना बात को बाबू, इसको हमने u2 वेलोसिटी से θ2 वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, और ये इन्होंने बनाया रेंज r2। हम चाहते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है और ये वाला जो पार्टिकल है दोनों रेंज सेम बनाए, और हमारी इच्छा क्या है कि r1 r2 बराबर हो। तो क्या करना पड़ेगा हमें? u1 u2 हमें पता है कि बराबर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा कि u1 u2 बराबर ना हो फिर भी रेंज सेम हो जाए, तो थीटा में कुछ चेंज करना पड़ेगा। आइए पता करते हैं थीटा में क्या बदलाव करें। सिचुएशन समझ गए, कहानी क्या है समझ गए ना, ये हमें करना है। तो चलिए इसे करते हैं। सेम रेंज का सिचुएशन समझ गए, r1 और r2 बराबर करना है, तो इसके लिए r1 का फॉर्मूला पुट करो। तो r1 का फॉर्मूला भी जस्ट सीखे हैं, याद है? r1 बराबर क्या होगा, बोलो बाबू? हाँ, u1 स्क्वायर साइन 2θ1 बाय 2g। g के लिए तो सबके लिए सेम होगा ना। r1 का वैल्यू हमने बाबू, ओहो हम तो चेक कर रहे थे, सही है ना। चलो इसके लिए r2 का वैल्यू पुट करो सर। r2 इक्वल टू क्या होगा, u2 स्क्वायर साइन 2θ2 बाय g। जी सबके लिए सेम होगा। हमें क्या करने के लिए कहा गया है? हमें करने के लिए कहा गया है कि r1 को r2 के बराबर कर दो और बताओ थीटा क्या होगा। आओ अब r1 r2 को बराबर कर दो। तो r1 r2 को आपको करना है बराबर। पहले हम सॉल्व करें, देखो क्या है, u1 स्क्वायर साइन 2θ1 बाय g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2θ2 बाय g। जी से जी खत्म, जी से जी खत्म। और क्या करोगे, u1 को u2 से उड़ाओगे क्या? नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल ऐसे कैसे उड़ सकता है, बराबर तो दे नहीं रखा है जो उड़ जाएगा। तो क्या करोगे? तो चलो कोई बात नहीं, u1 स्क्वायर साइन 2θ1 बराबर u2 स्क्वायर साइन 2θ2। कुछ ऐसा रिजल्ट आया है बाबू? u वाले को एक तरफ कर लें और साइन वाले को एक तरफ कर लें, उससे क्या है वो। आप यहां पे देखो, यहां से आप ये कर सकते हैं, u1 बाय u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2θ2 बाय साइन 2θ1। मतलब अगर आपको वेलोसिटी का रेशियो का स्क्वायर एंगल के रेशियो के बराबर हो, उस केस में आपको रेंज अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी के बावजूद भी आपको सेम रेंज मिलेगा। ऐसे मकसद मेरा कुछ और था करना, हो कुछ और गया।
कोई बात नहीं, ये भी काम ही आएगा कभी न कभी, हो सकता है। ये एक्सप्रेशन किताबों में नहीं दे रखा है, अच्छा ही है, नया एक्सप्रेशन बन गया तुम्हारा। ठीक है, आओ हम जो करना चाहते हैं वो बताएं। ये एक और रिजल्ट आ गया कि अगर आपको वेलोसिटी का रेशियो पता हो तो उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर थीटा का रेशियो कर दो, साइन टू थीटा का रेशियो कर दो। उस रेशियो में अगर आप थीटा देखोगे ना तो आपको इसका वैल्यू क्या आएगा, रेंज सेम आएगा। ये रिजल्ट कह रहा है, और एक्चुअल में ये रिजल्ट ऐसा कुछ होता है। इधर मिटाते हैं, ये सब तो लिखना ही था क्या, लिख रहे थे ना, ठीक है, ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं। देखो समझो प्यारे बच्चों, ध्यान यहां दीजिए थोड़ा सा, एक रिजल्ट कर लेते हैं। चलो देखो, जैसे मान लीजिए आपने किया एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यू वेलोसिटी से कुछ एंगल पे आपने फेंका, थीटा एंगल पे, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने ये मान लो मैक्सिमम हाइट h1 बनाया और ये रेंज बनाया r, ये बना आपका रेंज r u वेलोसिटी से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसी वेलोसिटी से एक डिफरेंट एंगल लिया हमने, इसी वेलोसिटी से एक डिफरेंट एंगल हमने लिया, ठीक है। इस वेलोसिटी से हमने एक डिफरेंट एंगल चूज किया। अब हमने क्या किया, एक वेलोसिटी ली और इस वेलोसिटी, क्या कर रहा है बादरे, कर तो रहा है, अब हमने इसे एक दूसरे एंगल से प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी उतनी ही रखी, रेंज हमने सेम कर दिया इसका, समझो, रेंज हमने सेम किया, लेकिन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट अलग होगा, h2 होगा, हो सकता है, ठीक है। आए बाबू, वेलोसिटी सेम रख दिए, नहीं हो सकता है, एंगल अलग कर दिए, तब क्या होगा, अलग हो गया, हाइट अलग जाएगा ना, ज्यादा एंगल से फेंकोगे ज्यादा ऊपर तक जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए कुछ और है, जैसे ये मान लो θ1 और ये एंगल है मान लो θ2, यहाँ पे बना रहे हैं, रेंज सेम होगा नहीं, हम लोग रेंज सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमेशा होगा नहीं, एक ही सिचुएशन, एक ही केस बनेगा जिसमें रेंज सेम होगा, और वो होता है कि दोनों θ1 प्लस θ2 मिलके कंप्लीमेंट हो जाए, मतलब 90 हो जाए। ये एक ही केस ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, हम वही स्पेशल केस को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि θ1 θ2 मिलके 90 डिग्री है, या मान लो रेंज बराबर करेंगे तो θ1 प्लस θ2 मिलके 90 डिग्री आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ये चीज वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, हम वैल्यू बिना वैल्यू के कर रहे हैं, ठीक है। आप θ1 के लिए r निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या होगा, मान लो ये r निकालोगे θ1 रख के, r बराबर बोलो क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 θ1 बोलो बाय जी, और अगर आप θ2 के लिए r का वैल्यू पुट कर रहे हो तो क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 θ2 बाय जी। हम चाहते हैं ये दोनों बराबर हो, देखते हैं θ1 और θ2 में क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। θ1 और θ2 में क्या रिलेशन बनता है, चाहिए, पॉसिबल नहीं है लग रहा है क्या, एक केस में पॉसिबल है ना, वही केस तो देख रहे हैं, स्पेशल केस है ये। अगर आप इन दोनों को बराबर रखना चाहते हो तो u स्क्वायर साइन 2 θ1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 θ2, ये वहां पे भी आप थीटा u को और को बराबर कर सकते थे,
यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म हुआ। ऐसा नहीं करना है कि 2θ1 के 2θ2 के बराबर कर देना है। अब देखो ये sin 2θ1 बराबर sin 2θ2 कैसे हो सकता है या कब होगा? जब दोनों 45 होगा, 45 तो sin 90 मतलब ये दोनों बराबर 30 और ये हो गया तुम्हारा 30 और अगर मान लो 60 रखेंगे, सुनो तो 30 दूना कितना होता है 60 और 60 दूना 120, 60 और 120 बराबर होता है। बिल्कुल। सुनो बाबू, अब देखो ये तब होता है जब सुनो जब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो। ये सिचुएशन है। कैसे? देखो तुम्हें पता है, एक बात बताओ, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है ना? बोलो। वेरी गुड। आप इसे ये लिख सकते हैं, साइन 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लीजिए तो 90 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे θ/2 कह सकते हैं, 90 माइनस θ/2। बिल्कुल। आप इसे ये भी तो कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, गड़बड़ हो गया, θ/2 cos θ/2। छोड़ो रहने दो। देखो ये वाला जो रिजल्ट होता है साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा ये सेम होता है, ठीक, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये ट्वाइस का रिलेशन है। एक वैल्यू लेके हम तुम्हें दिखाते हैं। देखो θ1 मान लीजिए आपने 30 लिया और हम ये कह रहे हैं कि जो θ2 होगा वो 90 माइनस 30 होना चाहिए, मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो θ2 60 होना चाहिए। इस केस के लिए θ2 कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब आप क्या करो कि साइन 2θ1 का वैल्यू फाइंड कर लो। तो साइन 2 ट्वाइस इंटू 30 का वैल्यू फाइंड करो तो साइन 60 का वैल्यू आएगा। बोलो। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, नहीं बोलोगे, √3/2 आएगा। क्लियर? अब आप करो साइन 60 का वैल्यू, यहां पे देखो θ2 के प्लेस पे क्या रखिएगा 60, तो साइन 2 इंटू 60 मतलब साइन 120। साइन 120 का वैल्यू भी आएगा कितना, √3/2। अभी जस्ट हमने आपको ये कहा था कि जो वैल्यू साइन थीटा का होता है वही वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा का होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट है। मतलब जो वैल्यू 30 डिग्री का होगा वही वैल्यू साइन आपको 180 माइनस 60 कितना 50 30 का होगा। और आपको पता है कि साइन 180 में से 30 माइनस करोगे कितना होगा 150। कहां पे गड़बड़ तो हो गया, 120 180 माइनस 30 150 का वैल्यू, तो साइन 30। अच्छा हाँ छोड़ो, हाँ ठीक है, मतलब साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही साइन 150 का होगा। अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री रखें तो यहाँ पे भी क्या आएगा 60। बोलो। और ये क्या होगा साइन 120 का होगा ना, वही बात होती है। तो जब ये कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट मतलब जब θ1 θ2 के सम 90 डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, उस केस में क्या होगा आपका रेंज सेम होगा। मतलब शॉर्ट में ये समझ लो कि जो रेंज आपको ये समझाना था मेरा मेन मकसद, जो रेंज आपको 30 डिग्री पे मिलेगा वही रेंज सेम वेलोसिटी के लिए आपको 60 डिग्री पे मिलेगा। जो रेंज आपको 75 डिग्री पे मिलेगा वही रेंज आपको 25 डिग्री पे मिलेगा। जो रेंज आपको मान लो 45 डिग्री पे मिलेगा, अच्छा 45 का तो 45 हो गया, जो रेंज आपको 50 डिग्री पे मिलेगा वही रेंज आपको 40 डिग्री पे मिलेगा। ये है इस कहानी से क्या सीख मिलती है उसका आंसर।